हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी टेक में। आज मैं आपको केवीएस पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम जो कि 17 Feb 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उस एग्ज़ाम का रिव्यू करके दिखाऊंगी। उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करके बताऊंगी कि वो एग्ज़ाम कैसा हुआ, उसके पेपर कैसे, लेवल क्या था क्वेश्चन का, और उसको आप मॉडरेट सेक्शन में डाल सकते हैं या टॉप टफ में डाल सकते हैं। तो इस तरह का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी। और क्या क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, अ, हिंदी व्याकरण से कितने लगभग प्रश्न आए थे और हिंदी साहित्य से कितने प्रश्न आए थे, और कुछ प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर। तो मैं आपको अब ले चलती हूँ उस पेपर के और कि वो पेपर कैसे आया था। कुछ प्रश्न मैं आपको उसमें बताऊंगी और कुछ पेपर के बारे में और जानकारी आपको प्रदान करूंगी, जिससे आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि वो एग्ज़ाम जो केवीएस का हुआ था, पीजीटी हिंदी का हुआ था, तो इसमें आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से दोनों से प्रश्न आए थे। लेकिन ये है कि जैसा कि आप कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण से प्रश्नों की संख्या कुछ कम थी, और हिंदी साहित्य में कुछ ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं पीजीटी में। तो मैं आज आपको उस पेपर का एनालिसिस करके बताती हूँ, और ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज मैं आपको वो पेपर करना बता रही हूँ कि कैसे पेपर आया था। ठीक है। सबसे पहले तो प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर 180 थी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। और जैसे कि आपको पता है कि उसमें 10 नंबर हिंदी के थे, 10 नंबर इंग्लिश के थे, 10 क्वेश्चन थे, 10 10 क्वेश्चन थे, 10 10 नंबर के थे वो। और 5 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग से, 5 प्रश्न आए थे कंप्यूटर से, और 10 प्रश्न आए थे करंट अफेयर से। तो इस तरह से ये 40 प्रश्न थे जो कि इन सब्जेक्ट्स ऐसे थे। और 40 प्रश्न में 10 नंबर थे सीसीएलई से आए थे, और बाकी 30 नंबर में पेडागोजी और शिक्षा पद्धतियाँ वगैरह थी कि अध्यापक की क्या भूमिका होती है और प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है। और उसमें एनसीएफ 2005 जो हमारा आया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो सारे एग्जाम्स में आता है। तो उससे भी रिलेटेड दो 2 से 3 प्रश्न थे। और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके बारे में भी लगभग 2 प्रश्न थे। उसमें एक प्रश्न तो ऐसे था जो बेसिक स्ट्रक्चर इस बार बताया गया है कि एनईपी का क्या स्ट्रक्चर होगा एजुकेशन का। उसमें 5+3+3 करके था। तो ये ऑप्शन थे, तो इसमें ये वाला राइट ऑप्शन था वहाँ पर। और फिर जैसे प्रश्न में बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो नयापन था इसमें, शायद सीटेट में भी आया है इस बार ऐसा प्रश्न। तो क्या था, प्रश्न पहले जो आते थे, प्रश्न देते थे, उसके 4 ऑप्शन दे देते थे। जैसे प्रश्न दिए और 4 ऑप्शन दे दिए, फिर उन्हीं में से एक हमको सेलेक्ट करना होता था और वही हमारा आंसर होता था। लेकिन इस बार क्या था, प्रश्न दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, और उसके बाद 4 ऑप्शन और दे रहे थे। वो उनकी संख्या 1 2 3 4 ना करके 1 3 4 2 करके ऐसे था। यानी कि 1 2 3 4 सीरीज में नहीं, 4 3 2 1, 2 3 2 3 4 1 ऐसे करके सेक्शन में थे। तो उसमें से जो ऑप्शन सही होता था वो आपको नीचे वाले में क्लिक करके सिलेक्ट करना होता था। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट था, और व्याकरण के प्रश्न लगभग 30 से 40 प्रश्न थे, और साहित्य के 60 प्रश्न के लगभग थे, 50 से 60 प्रश्न के लगभग थे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसा कि पहले ही केवीएस ने अपने सिलेबस में मेंशन कर दिया था कि साहित्य
जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, क्योंकि उसमें जो उन्होंने पुस्तक के नाम दिए थे उन्हीं में से पेपर थे, उन्हीं में से पंक्तियां, उन्हीं में से रचनाओं के नाम दे करके उन्हीं में से पूछा गया था सब कुछ। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं आपको पेपर में बताती हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदी का जो पेपर था वो दो सेक्शन में डिवाइड था, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के जो प्रश्न थे वे व्याकरण की तुलना में अधिक थे। अब देखिए, जैसे संधि से प्रश्न आया था, संधि में पूछा था वृद्धि संधि नहीं है। क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे थे जो नहीं है करके पूछा गया था। नहीं है कौन सी, जैसे वृद्धि संधि नहीं है, तो उसमें चार ऑप्शन थे, उसमें से परोपकार शब्द जो है वो वृद्धि संधि नहीं है। अगला प्रश्न क्या आया था, अगला था जैसे समास पूछा था। समास में साफ साफ में कौन सा समास है, साफ साफ शब्द में कौन सा समास है। फिर दूसरा शब्द दिया हुआ था महाराजा, महाराजा शब्द में कौन कौन सा समास था, उसमें जैसे था अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ये चार उदाहरण थे। तो इसमें से कि कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा, महाराजा शब्द में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। इसके बाद विलोम शब्द पूछा गया था, विलोम शब्द के बारे में उसमें चार ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये पूछा था कि कौन सा युग्म असंयुग्मित है। चार ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से आलोक और पुनरावलोक जो है असंयुग्मित था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न में पूछा था अलंकार, अलंकार दो आए थे, दो प्रश्न आए थे अलंकार से। और जैसे मैं आपको बता दूं कि वही अ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो अलंकार थे उन्हीं में से आया था। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो चार ऑप्शन दिए हुए थे, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक और अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे ही दूसरा पंक्ति दी हुई थी, कौन सी थी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रयोग में आती है, यूज होती है। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, या खाए बौराए। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार था, पुनः फिर वैसे ही चार ऑप्शन थे, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा और यम उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से इसमें कौन सा अलंकार होगा, कनक कनक ते सौ गुनी में यमक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद वाक्य आए थे, उसके बाद वाक्य आए थे, वाक्य से क्या आया था, जैसे थे वाक्य, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। फिर पूछा था कि ये संकेतार्थक है या ये संदेहवाचक है, या ऐसे करके चार ऑप्शन थे। तो इसमें से था कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, ये वाक्य पूछा था, किस प्रकार का वाक्य है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाच्य पूछा था, वाच्य पूछा था उसमें, फिर पूछा था साइकिल धीरे धीरे चलती है, साइकिल धीरे धीरे चलती है में कौन सा वाचक है, यानी कि कालवाचक है, रीतिवाचक है, क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक, कारक में उदाहरण दिया हुआ था, चार उदाहरण दिए हुए थे, उसमें से पूछा था कर्ता कारक पूछा था, उसमें पूछा था इन चारों में कर्ता कारक कौन सा है। ठीक है, ऐसे ही क्रियापद में पद परिचय पूछा था, शब्द दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि ये कौन सा पद है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द बहुत ही अच्छा आया था, बहुत टफ नहीं था, बिल्कुल इजी था। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पर्वत का पर्यायवाची क्या ऑप्शन में था, महीधर था। बाकी दूसरों के थे उदाहरण, लेकिन जो सही ऑप्शन था
महीधर था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है का क्या मतलब होता है, यानी कि तत्सम होगा। उसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से दधी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, क्योंकि दधी जो है ये तत्सम शब्द होता है। ठीक है, बाकी सब जो थे वो तद्भव थे। उसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उच्चारण स्थान के बारे में पूछा गया था। उच्चारण स्थान रा, रा के बारे में पूछा गया था। रा क्या है, मूर्धन्य है कि दंत है कि तालव्य है कि क्या है, तो ऐसे ऑप्शन था, तो उसमें मूर्धन्य है। और इसको हम प्रकंपित स्वर भी कहते हैं, इसको हम प्रकंपित प्रकंपित स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद थी बोलियां। बोलियां कैसे, पूछा था पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, तो उसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था बघेली, दूसरा ऑप्शन था अवधी, तीसरा ऑप्शन था कन्नौजी और चौथा ऑप्शन था बुंदेलखंडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्वी हिंदी में तीन भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हमारा ऑप्शन क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था कि पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कन्नौजी। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्नौजी कौन सी बोली है, कौन सी हिंदी की बोली है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक में पूछा था, तार सप्तक के कवियों के बारे में पूछा था। तो प्रश्न ये था कि द्वितीय तार सप्तक के कवि नहीं हैं। द्वितीय तार सप्तक के कवि नहीं है, कौन से नहीं है, उसमें एक ऑप्शन था रघुवीर सहाय और ऐसे दो तीन ऑप्शन और थे। तो जिसमें से रघुवीर सहाय तो द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं, बाकी तीन ऑप्शन और थे, उसमें से एक रहे होंगे जो कि द्वितीय तार सप्तक के कवि नहीं रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था वाक्य शुद्धिकरण का। वाक्य शुद्धिकरण का, तो वाक्य शुद्धिकरण में क्या था, चार ऑप्शन दिए हुए थे, शब्द दिए हुए थे चार। एक प्रश्न दिया हुआ था कि वाक्य निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है। तो पहला ऑप्शन दिया था विच्छिन्न, दूसरा ऑप्शन दिया था मनोस्थिति, तीसरा ऑप्शन दिया था आशीर्वाद, एक ऑप्शन कुछ और था, जिसमें से ये आशीर्वाद जो है सही होगा। उसके बाद संकर शब्द था। संकर शब्द कौन सा है, संकर शब्द में चार ऑप्शन था, प्रश्न में चार ऑप्शन थे, फुटबॉल, चॉकलेट, सीलबंद और प्लेटफॉर्म। कौन से चार ऑप्शन थे, फुटबॉल, चॉकलेट, सीलबंद और प्लेटफॉर्म। तो जैसे आपको पता चल रहा है कि फुटबॉल जो है इंग्लिश का वर्ड है, चॉकलेट भी इंग्लिश का है, प्लेटफॉर्म भी इंग्लिश का है, और सीलबंद दो शब्दों से मिलकर बना है। सील इंग्लिश का हो गया और बंद हिंदी का हो गया। तो ये संकर शब्द, आपको बता दूं कि संकर शब्द क्या होते हैं। जब दो तरह के, दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम संकर शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सील बंद जो होगा वो संकर शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगत शब्द। आगत शब्द, आगत शब्द क्या होते हैं, आगत शब्द वो होते हैं जो कहीं बाहर से आए हुए होते हैं, वो हमारी हमारी भाषा में नहीं होते, वो बाहर की किसी भाषा से आए आकर हमारी भाषा में शामिल हो गए होते, तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, आगत शब्द। तो इन जैसे चार ऑप्शन थे, क्वेश्चन पूछा था निम्न में से आगत शब्द कौन से हैं, तो उसमें क्या होगा, तरीका, पत्ता, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था मसाला, चौथा ऑप्शन था आसमान। तो ये चार ऑप्शन थे, इसमें से पूछा था कि आगत शब्द कौन सा है। तो इसमें आई होप मसाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, एक आर्थी शब्द। एक आर्थी शब्द पूछा था, निम्न में से एक आर्थी शब्द कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन था स्वागत, सेकेंड ऑप्शन था श्रद्धा, थर्ड ऑप्शन था उत्सर्ग, फोर्थ ऑप्शन था पद। तो इस इन चारों में से एक आर्थी शब्द कौन सा है ये पूछा था। उसके बाद क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब आप देख रहे हैं कि
ग्रामर से जो क्वेश्चन आए थे वो काफी अच्छे थे, और जितने भी टॉपिक केवीएस ने मेंशन किए थे कि हम ग्रामर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, उन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो जरूर लिया था। कुछ टॉपिक जैसे मुहावरे हो गए, और अलंकार हो गए, विलोम शब्द हो गए, और पर्यायवाची हो गए, तो इन सब में से एक दो दो प्रश्न थे, बाकी तो सबसे लगभग लगभग एक एक प्रश्न ही थे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था अनेकार्थी शब्द। चार ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक शब्द बताना था कि कौन सा अनेकार्थी शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था समानार्थी शब्द कौन से हैं, उसमें भी पुनः वैसे ही चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक प्रश्न को हमें बताना था कि कौन सा समानार्थी शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट था मुहावरा। नेक्स्ट था मुहावरा। मुहावरे में दो प्रश्न आए थे, जैसे मूंग और मसूर की दाल होना। मैं या हम मूंग और मसूर की दाल होना, ये प्रश्न था। उसमें चार ऑप्शन थे, जैसे योग्यता से कम प्राप्त होना, योग्यता से अधिक प्राप्त होना, बहुत कम मात्रा होना, ऐसे करके चार ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन सही था, उसको हमें सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट लोकोक्ति क्या था, नहीं ये तो लोकोक्ति थी, मूंग और मसूर की दाल। अब मुहावरा था क्या, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इस प्रश्न में भी पुनः वैसे ही चार ऑप्शन थे, जिनमें से हमें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। ठीक है। अब इसके बाद एक प्रश्न होता है, जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया के दो रूप हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो उसमें से प्रश्न आया था अकर्मक क्रिया से, चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से पूछा था निम्न शब्दों में से निम्न वाक्य में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो जैसे था, पहला ऑप्शन था पिताजी आ रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन था पिताजी आ रहे हैं, तो ये अकर्मक क्रिया है। इसमें कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म अनुपस्थित होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस वाक्य में पिताजी आ रहे हैं, इसमें कर्म अनुपस्थित यानी कि कर्म नहीं है, तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया है। और जो तीन ऑप्शन और दिए हुए थे, जैसे थे राहुल गेंद से खेलता है, और गीता पाठ पढ़ती है, तो ऐसे करके चार ऑप्शन थे, जो कुल मिलाकर उनमें से पिताजी आ रहे हैं ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण था। बाकी तीन ऑप्शन सकर्मक क्रिया के उदाहरण थे। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही अब व्याकरण का सेक्शन हमने काफी कवर कर लिया। जो भी क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और थे जो कि अभी नहीं है इसमें, भी आगे बताती हूँ मैं। और अब जब साहित्य में हम देखते हैं, तो जैसे कि पहले ही था कि साहित्य में जो भी प्रश्न आएंगे मोस्टली आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि बुक थी आरोह 1 और 2, उसमें से काफी प्रश्न आए हैं। और एनसीईआरटी की हमें एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी अगर हमें केवीएस एग्जाम क्रैक करना है तो। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिए कि हमें केवीएस एग्जाम तभी हम क्रैक कर सकते हैं जबकि हम एनसीईआरटी बुक के एक एक पोयम, जो कि एक एक कविता और एक एक जो गद्य है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या था कि कविता की पंक्ति देकर लेखक का नाम पूछा था, और कुछ जैसे रचना दी गई थी, उसमें फिर कवि का नाम पूछ लिया था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें कवि का नाम देकर रचना का नाम पूछ लिया गया था। कुछ लेखकों के नाम देकर उनकी रचनाओं के नाम पूछे गए थे। फिर कुछ रचनाओं के नाम दे करके लेखकों के नाम पूछे गए थे। तो जैसे एक कविता है, पतंग कविता है, जो कि आलोक धनवा जी की है। वो उसमें उसके कविता की तीन चार पंक्ति देकर पूछा गया था कि यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। मतलब डायरेक्ट कविता का नाम ना पूछकर उस पंक्ति को देकर लेखक का नाम, कवि का नाम पूछ लिया गया था। तो उसमें जो है पतंग कविता से लिया हुआ था ये, पतंग कविता से ली हुई थी वो पंक्ति, और वो आलोक धनवा जी द्वारा रचित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक प्रश्न था अपने से बड़े को पत्र लिखते समय सम्मान
में लिखा जाने वाला शब्द कौन सा होता है? अपने से बड़े को पत्र लिखते समय सम्मान में लिखा जाने वाला शब्द कौन सा होता है? तो चार ऑप्शन थे, प्रिय, प्रियवर, अ, प्रियतम या श्रीमान। तो ऐसे करके चार ऑप्शन थे जिसमें से श्रीमान ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम अपने से बड़ों को जब भी पत्र लिखते हैं तो उनके सम्मान में हम क्या लिखते हैं? श्रीमान। उसके बाद हम अपने पत्र को लिखना शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? रचनाओं की विधा के नाम पूछे गए। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें रचनाएं दे करके उनकी विधा का नाम पूछा गया था कि ये कौन सी विधा है। ठीक है। फिर क्या था? गद्यांश था। अपठित गद्यांश आता है, ये आप सभी को पता है। अपठित गद्यांश जो था वो राधा कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर आया था और उसमें चार पांच प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जैसे ऑफलाइन पेपर होता था तो एक साइड में गद्यांश पूरा लिखा होता था और उसके साइड में 5 से 7 प्रश्न जो भी होते थे, 5 से 9 प्रश्न लगभग पूछे जाते थे उस गद्यांश को रेफरेंस में रखकर। लेकिन जो ऑनलाइन मोड में पेपर हो रहा है इसमें क्या है कि गद्यांश लिखा होगा और उसके साथ एक प्रश्न पूछा गया होगा। फिर जब आप इसको आगे करके इस प्रश्न को करके आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा प्रश्न है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, इस गद्यांश से रिलेटेड नहीं था। फिर 2-4 प्रश्न करने के बाद फिर वही गद्यांश आता है और दूसरे नए प्रश्न के साथ आता है। तो ऐसे ऐसे करके बीच बीच में उन्होंने गद्यांश के साथ लगभग 4-5 प्रश्न पूछे थे। तो ऐसा था, वो जो गद्यांश था वो राधा कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर पूछा गया था, गद्यांश दिया गया था, उससे 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं को ध्यान में रखकर हमें उनके उत्तर देने थे। उसके बाद फिर पंक्तियों को लेकर उनके रचयिता के नाम पूछे गए थे। पंक्तियां दी गई थी, 3 से 4 पंक्तियां आई थी जिनमें उनके रचयिता के नाम पूछे गए था। जैसे एक पंक्ति थी, अ, कबीर को कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? प्रश्न ये था कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समालोचक ने कहा है? अब जो चार ऑप्शन थे वो चारों ही समालोचकों के थे नाम। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के नाम थे। तो इसमें से वाणी कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न था, सूरजमुखी अंधेरे के कौन सी विधा का रचना है? कौन सी विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, शिरीष के फूल जो है इसकी रचना में पुष्प के स्रोत से क्या प्रेरणा मिलती है? मतलब पुष्प वो हमें क्या प्रेरणा प्रदान करता है? ऐसे करके 4 वाक्य दिए हुए थे, अ, उससे हमें उसको आंसर करना था। और सीरीज के फूल जो है ये किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अक महादेवी अक महादेवी मूलतः किस भाषा की कवयित्री हैं? तो उसमें भी 4 ऑप्शन थे। अक महादेवी से भी 4 ऑप्शन थे। जैसे वो कन्नड़ की है या मलयालम की हैं, तमिल तमिल की हैं या हिंदी की, 4 ऑप्शन थे। तो उसमें से ये अक्क महादेवी जी जो हैं ये कन्नड़ भाषा की कवित्री हैं। इनको अ, मीरा कन्नड़ की मीरा भी कहा जाता है। अगर एक प्रश्न आ जाए कि कन्नड़ की मीरा किसे कहा जाता है तो कन्नड़ की मीरा अक्क महादेवी जी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, छोटा मेरा खेत छोटा मेरा खेत यह रचना किस लेखक की है? तो ये किसकी है? उमा शंकर जोशी जी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुक्ति बोध की विधा बताइए। मुक्ति बोध की विधा बताइए। तो मुक्ति बोध जो है वो उपन्यास है और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये किसका है? ये जैनेन्द्र कुमार जी का है। मुक्ति बोध जो है उपन्यास ये किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न में नहीं है प्रश्न था, मतलब 4 ऑप्शन थे जिसमें से
3 तो उनकी रचना रही होंगी और एक ऐसी रचना थी जिसका नाम अलग था, जो कि उनकी रचना नहीं होगी। फिर एक प्रश्न था नमक। नमक किसकी रचना है? नमक में भी 4 ऑप्शन थे, मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और रज़िया सज्जाद ज़हीर। तो इसमें नमक किसकी रचना है? ये रज़िया सज्जाद ज़हीर की रचना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था मीरा का भाषा पर अधिकार को लेकर प्रश्न था कि उनका क्या अपनी ही भाषा पर अधिकार था या किसी और भाषा पर भी अधिकार था, ऐसे ही कुछ करके प्रश्न था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था गलता लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था गलता लोहा किसकी रचना है? तो गलता लोहा शेखर जोशी जी की रचना है। किसकी रचना है? शेखर जोशी जी की रचना है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि गलता लोहा विधा कौन सी अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी विधा है? कहानी विधा है, जिसको शेखर जोशी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर मियां नसीरुद्दीन से, जो कि अगर आपने देखा होगा कि सिलेबस में ही से सामने ही मेंशन है, 7 से 8 जो भी चैप्टर दिए हैं वो सब के सब उठाकर पूछा गया था केवीएस में। कैसे? मियां नसीरुद्दीन किसकी रचना है? तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे कृष्णा सोवती, मन्नू भंडारी और अक्कू महादेवी और एक ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, ऐसे कुछ डाल दिया। तो आपको भी पता है कि मियां नसीरुद्दीन किसकी रचना है? मियां नसीरुद्दीन रचना है कृष्णा सोबती जी की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विदाई संभाषण किसकी रचना है? उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से ये रचना किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त जी की है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन था रजनी। रजनी किसकी रचना है? रजनी किसकी रचना है? जब वही 4 ऑप्शन वैसे ही कृष्णा सोवती, मन्नू भंडारी, महादेव वर्मा, अक्क महादेवी। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से रजनी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी जी की रचना है। रजनी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी जी की रचना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न था जामुन का पेड़। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस प्रश्न को लेकर, इस रचना को लेकर 2 प्रश्न पूछे गए थे कि जामुन का पेड़ किसकी रचना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की रचना है। और ये दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ रचना कौन सी विधा की है? तो ये हास्य व्यंग विधा है, कहानी की है। हास्य व्यंग विधा कह सकते हैं इसको, कहानी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कुछ रचनाएं दी गई थी और उनके नाम पूछे थे, जैसे स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश में ये कौन सी विधा है? उसके बाद प्रश्न था आत्मा का ताप। ये किसकी रचना है? वे आंखें। वे आंखें किसकी रचना है? तो इस तरह के प्रश्न थे जो कि साहित्य में पूछे गए थे, और ये प्रश्न का लेवल काफी अच्छा है। जिन्होंने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, उन्होंने अच्छे से इसके आंसर किए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हिंदी साहित्य से ही था, जैसे सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। पूछा था सिल्वर वेडिंग के रचयिता के नाम बताइए, इसके रचयिता कौन थे? तो सिल्वर वेडिंग जो रचयिता थे वो थे मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग के रचयिता कौन थे? मनोहर श्याम जोशी। अब साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि सिल्वर वेडिंग जो है, अगर पूछ लिया जाए कभी कि ये कौन सी विधा से है, तो आप क्या बताएंगे इसको? ये कहानी विधा है। मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित ये कहानी विधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था जनसंचार की परिभाषा नहीं हो सकती। मतलब जनसंचार की परिभाषा नहीं हो सकती। जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से एक ऐसा ऑप्शन था जो कि उसकी परिभाषा नहीं हो सकती थी, बाकी 3 ऑप्शन उसकी परिभाषा हो सकती थी। तो जैसा कि पहले ही सिलेबस में मेंशन था कि जनसंचार से प्रश्न जरूर आएगा, तो जिसने जनसंचार की परिभाषा को ही पढ़ा होगा तब भी इस आंसर को अच्छे से कर सका होगा। तो उसमें एक ऑप्शन था, 3 तो उसकी परिभाषा ही थी, उसमें एक ऑप्शन था जो कि नहीं हो सकती जनसंचार की परिभाषा। वो क्या था? फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। ठीक है, ये ऑप्शन उसमें राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या था?
नेक्स्ट प्रश्न था संदेश का यांत्रिक साधन नहीं है। तो उसमें चार ऑप्शन थे, दूरदर्शन, चार ऑप्शन कौन से थे, दूरदर्शन, रेडियो, नुक्कड़, एक ऑप्शन कुछ और था। तो जिसमें हम साफ पता चलता है कि नुक्कड़ जो है ये तो नुक्कड़ पर एक नाटक के रूप में खेला जाता है, तो इसमें यांत्रिक क्रिया कुछ भी नहीं होती है, संदेश का ये यांत्रिक साधन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा नुक्कड़ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि उन्होंने पूछा है संदेश का यांत्रिक साधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न था सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। वैसे ही चार ऑप्शन थे, उनमें से बताना था कि उनकी रचना कौन सी नहीं है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न क्या था, निराला जी की कविता का संग्रह नहीं है। वैसे ही चार ऑप्शन थे और उसमें से एक बताना था कि उनकी कौन सी कविता का संग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तीन पंक्तियां दी हुई थी कविता की, खरगोश आंखों लाल पंक्ति ऐसे कुछ करके था। उसमें जो है पूछा था कि ये किस कवि द्वारा रचित है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये पतंग कविता से लिया गया है, जो कि आलोक धनवाजी द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उमा शंकर की रचना पूछी थी। उमा शंकर की रचना नहीं है। अब देखिए, नहीं वाले प्रश्नों का उत्तर वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने उन रचयिता, उन लेखकों के बारे में पढ़ा होगा कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, पटकथा में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। पटकथा में आवश्यक तत्व कौन से, वही चार ऑप्शन थे, उसमें से आपको एक ऑप्शन बताना था। फिर नेक्स्ट प्रश्न था, शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार कौन है। तो शतरंज के खिलाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है किसकी, बहुत ही फेमस रचना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि शतरंज के खिलाड़ी कौन सी विधा है, तो ये कहानी विधा है। और ये मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा अक्टूबर 1924 में रचित है। इस पर 1977 में सत्यजीत राय ने इसी कहानी पर आधारित हिंदी फीचर फिल्म बनाई थी। ये भी प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि कौन सी रचना पर हिंदी फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ प्रश्न क्या पूछा था, जयवर्धन, जयवर्धन किसकी रचना या किसका उपन्यास है। तो जयवर्धन साफ पता है सभी को कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है जयवर्धन, जो कि उपन्यास है। लड़खड़ाती दुनिया, लड़खड़ाती दुनिया की विधा पूछा था। तो ये विधा किसकी है, लेखों और भाषणों का संग्रह, जो समाचार पत्र में लेख प्रकाशित होते हैं उनका, और जो भाषण थे उनका संग्रह था। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका संग्रह था। तो ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है लड़खड़ाती दुनिया। नेक्स्ट प्रश्न था, पंडित अलोपी दीन कौन थे। पंडित अलोपी दीन कौन थे, चार ऑप्शन थे, जमींदार, मजदूर, साहूकार और व्यापारी। तो उसमें से आई थिंक जमींदार या साहूकार में से एक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किस धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी ने नहीं लिखी थी। उसमें चार ऑप्शन थे, जैसे अपराजिता और ऐसे करके तीन ऑप्शन और थे। तो उसमें से बताना था कि किस धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी ने नहीं लिखी है। साहित्य में जो प्रश्न थे उसमें नहीं वाले प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा थी। नेक्स्ट कहते हैं, प्रश्न क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु का के द्वारा रचित रचना नहीं है। उसमें भी चार ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपको बताना था। फिर क्या था प्रश्न, जनता का आदमी के रचयिता कौन है। जनता का आदमी जो रचना है इसके रचयिता कौन है, तो ये कौन है, आलोक धनवा जी हैं। और ये कौन सी विधा, अगर पूछा जाए कि जनता का आदमी ये जो रचना है कौन सी विधा है, तो ये कविता विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, कुंवर नारायण की रचना नहीं है। कुंवर नारायण जो लेखक है उनकी रचना के बारे में पूछा गया था, तो वही चार ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन बताना था। फिर महादेवी की रचना नहीं है, तो चार ऑप्शन थे, दीप शिखा, यामा, संकल्पिता, युगधारा, जिसमें से युगधारा महादेव वर्मा जी की रचना
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहते हैं, ये तो मैं आपको भी पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा कौन थे? उसमें चार ऑप्शन थे, चित्रकार और फिल्मकार और फुलकारी या ऐसे कुछ करके, ऐसे चार ऑप्शन थे जो कि आपको बताना था कि वो कौन थे। तो सैयद हैदर रजा जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट था व्याकरण सेक्शन से था, बहुवचन सही नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें शब्द और उनका बहुवचन लिखा हुआ था, और उनमें से पूछा गया था कि कौन सा युग्म है जो कि बहुवचन का सही नहीं है। तो उसमें से हमें क्या चुनना, हमारा जो ऑप्शन था वो वस्तु, वस्तु ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो मतलब वस्तु का पर्यायवाची क्या होता है? वस्तु का पर्यायवाची होता है वस्तुएं। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट था, एक पंक्ति दी हुई थी, उसका बताना था कि ये किसकी पंक्ति है। वो पंक्ति ऐसे थी, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिराला, रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो ये पंक्ति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की है ये पंक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। चार ऑप्शन थे, त्रिलोचन, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद और ऐसे करके ऑप्शन थे। तो जिसमें से त्रिलोचन जी जो है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी में सोनेट को स्थापित करने में। नेक्स्ट प्रश्न था, छोटे छोटे सवाल, ये किसकी रचना है और क्या विधा है? तो छोटे छोटे सवाल जो है दुष्यंत कुमार जी की रचना है, और विधा कौन सी है? उपन्यास विधा है। तो इस तरह से प्रश्न थे। कुछ और भी प्रश्न थे जो कि काफी अच्छे थे। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि केवीएस के सिलेबस में जितने भी राइटर्स के नाम दिए हुए थे, केवीएस ने उन सब से प्रश्न किया है, किसी को नहीं छोड़ा है। और व्याकरण में जितने भी उन्होंने टॉपिक बताए थे कि हम इनसे इनसे प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल पूछा है उन्होंने, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो उन्होंने टच नहीं किया है। तो इस तरह से यह पेपर का एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ, और मैंने प्रयास किया है कि आपको काफी सटीक इसका आंसर पता चले। और जैसा कि आपको पता है कि पेपर मॉडरेट था, तो पेपर अगर मॉडरेट है तो कट ऑफ जो है काफी हाई तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ काफी लो भी नहीं जाएगी। तो मेरा एक अनुमान है कि कट ऑफ जो है 125 प्लस ही जाने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर की जो तैयारी कर रहे थे लोग, उनके पेपर काफी अच्छे गए हैं। और जैसा कि केवीएस ने पहले ही सिलेबस में अपने मेंशन कर दिया था कि मैं कहाँ कहाँ से हम प्रश्न पूछेंगे, तो जिन्होंने तैयारी अच्छी की है वो तो हो सकता है कि 150 प्लस जाए, और जिनकी तैयारी कम थी वो 100 प्लस जाएंगे। तो मेरा एक अनुमान है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 125 प्लस ही जाएगी। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर। और अगर मेरा ये कंटेंट और मेरा ये प्रयास, जो जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।